आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भुक्कर। कल हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में बात की थी। आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। वायुमंडल को आसानी से अध्ययन करने के लिए वायुमंडल को हमने कुछ परतों में विभाजित कर रखा है। सबसे पहले बात करते हैं, वो परतें कौन कौन सी है। पहली है क्षोभमंडल। क्या नाम है? क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। पहली है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। दूसरी है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। तीसरी है मध्य मंडल, जिसे हम मेसोस्फेयर भी कहते हैं। चौथी है आयन मंडल या फिर तापमंडल, जिसे हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। पांचवी है बहिर्मंडल, जिसे हम एक्सोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, नाम याद रखना। पहली है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट है बहिर्मंडल। क्षोभमंडल को ट्रोपोस्फेयर, समतापमंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर, आयन मंडल को आइनोस्फेयर और बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर भी कहा जाता है। हम इन सभी परतों के बारे में एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, लिखवा रही हूँ, आप उसे नोट डाउन करते रहना। अगर आप ये सभी नोट डाउन करते हो, मेरे द्वारा बोला गया या फिर जो नोट करवाए हैं, तो इसके अलावा आपको कहीं से भी और ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभमंडल के बारे में। क्षोभमंडल के बारे में बात करते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह शॉर्ट में नोट्स बनाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं आपको बता रही हूं। पहले लिखिए, इसकी ऊंचाई 13 से 15 किलोमीटर। 13 से 15 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा पर तो है 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर कितना है? 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं आपको ये विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर मिलेगा और ध्रुवों पर मिलेगा 6 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवों पर आपको मिलेगा 6 किलोमीटर। और आप ये बता सकते हो विषुवत रेखा और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई में जो डिफरेंस है वो किस कारण से है। विषुवत रेखा पर ऊंचाई में डिफरेंस किस कारण से है? ठीक है, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है और मान लीजिए ये धरातल है, ये विषुवत रेखा है और ये ध्रुव है। ठीक है, ये ध्रुव है और ये विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। मैंने क्या बताया? विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक यानी इस तरह से होगी। ठीक है, ये कितनी ऊंचाई होगी? 18 किलोमीटर या फिर 16 किलोमीटर। ऑप्शन में दोनों में से आएगा, आपको वही करना है। और इसके अलावा ध्रुवों पर होगी 8 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर। ठीक है, अब आप बता सकते हो दोनों में डिफरेंस किस कारण से है। मैं आपको बताती हूं, आपको पता होगा
कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होने के कारण हवा गर्म होकर ऊंची उठती है, ठीक है, ऊपर उठती है। तापमान ज्यादा है भूमध्य रेखा पर, इस कारण हवा ऊपर ऊपर गर्म होकर ऊपर उठती है, जिस कारण से क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक पाई जाती है। यहाँ पर संवहन हवाएं ऊपर उठती है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं ध्रुवों की। ध्रुवों पर क्या है, तापमान कम पाया जाता है, जिस कारण हवा भारी होकर नीचे बैठती है। और इसके अलावा ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण हवा नीचे बैठती है, इस कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा पाई जाती है। समझ आ गया आपको, ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं, जब हम धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम हो जाता है, जिसे कि सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। तापमान की सामान्य ह्रास दर, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। तापमान की सामान्य ह्रास दर, पहले तो याद रखना है तापमान की सामान्य ह्रास दर है क्या, तो ऊंचाई, क्या लिखोगे आप, ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी को तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, यानी नॉर्मल लैप्स रेट। इंग्लिश में बोलती हैं NLR, यानी नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तापमान की सामान्य ह्रास दर, यानी तापमान बढ़ने, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, जिसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। और ये है कितना, यहां पर लिखती हूं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री यानी 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है। इसके अलावा हम इसे इस तरह से भी माप सकते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। याद रखना, ये है NLR, नॉर्मल लैप्स रेट या तापमान की सामान्य ह्रास दर, ठीक है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री और 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यह सिर्फ याद रखना, तापमान की सामान्य ह्रास दर यह क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद जाने पर तापमान की जो ये रेट है वो कम या ज्यादा हो सकती है, तो ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। याद रखना, तापमान की सामान्य ह्रास दर। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, तापमान ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होने के बजाय ज्यादा हो जाता है, तापमान कम होने के बजाय ज्यादा हो जाता है, जिसे हम ताप व्युत्क्रमण कहते हैं। ताप व्युत्क्रमण या फिर ताप प्रतिलोमन, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे आगे एक लेसन के रूप में, ठीक है। उसके बाद उस टाइम में आपको पूरा बताऊंगी ताप प्रतिलोमन क्या है, क्योंकि ताप प्रतिलोमन से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब याद रखना, क्षोभ मंडल 13 से 15 किलोमीटर विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा और ध्रुवों पर कम है, इसकी ऊंचाई कम है। ध्रुवों पर विषुवत रेखा पर है 18 किलोमीटर या फिर 16, ध्रुवों पर है 8 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, ठीक है। तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी हो जाना ही तापमान की सामान्य ह्रास दर है, जो कि है 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री या फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, ठीक है। और ताप व्युत्क्रमण बताया कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होने के बजाय तापमान में बढ़ोतरी ताप प्रतिलोमन कहलाता है, और जो कि सिर्फ क्षोभ मंडल में पाया जाएगा, जो कि सिर्फ क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, मौसम की सभी घटना, मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, सारी क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और इसी कारण मौसमी घटनाओं के कारण ही क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ही वायुयान यानी समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान का कारण क्या ऊपर उड़ाए जाने का, क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में, ठीक है। और इसके बाद आप ये भी याद रखना, 5.6 किलोमीटर तक वायुमंडल का 50% भार पाया जाता है। यानी मैं आपको समझाती हूँ, जैसे अगर मान लीजिए वायुमंडल का कुल वजन 100 किलोग्राम है, कुल वजन कितना है 100 किलोग्राम है, तो 5.6 किलोमीटर तक
वायुमंडल का वजन कितना होना होगा 50 केजी, ठीक है। 50 किलोग्राम कितने तक है 5.6 किलोमीटर तक। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी आता है कि 50% भार कितने किलोमीटर तक है 5.6 किलोमीटर तक, या फिर आपसे पूछ सकता है 5.6 किलोमीटर तक कितना भार है तो 50 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। और अब हम बात करते हैं जो क्षोभ मंडल है, जो क्षोभ मंडल है उसकी आखिरी सीमा है, क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा, आखिरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यहां इसे हम क्षोभ सीमा को वायुमंडल का ढक्कन भी कहा जाता है, क्षोभ सीमा को वायुमंडल का ढक्कन कहा जाता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन कई बार हो सकता है आ जाए, वायुमंडल का ढक्कन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्षोभ सीमा तक आते आते मौसमी घटनाएं बंद हो जाती है, उससे ऊपर मौसमी घटनाएं नहीं होती है। जो भी परिवर्तन होता है वो क्षोभ सीमा तक होता है, ठीक है, याद रखना। क्षोभ सीमा को वायुमंडल का ढक्कन कहा जाता है। क्षोभ मंडल की आखिरी सीमा क्या है, क्षोभ सीमाएं। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, जो कि धरातल से 50 किलोमीटर तक है, धरातल से 50 किलोमीटर तक है। क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक नहीं है, याद रखना। यहां से धरातल से क्षोभ मंडल तक आ गया पहले, और उसके बाद आ गया समताप मंडल। ये टोटल ऊंचाई है 50 किलोमीटर। आगे बात करते हैं समताप मंडल का कुछ ऊंचाई तक तापमान समान रहता है, कुछ ऊंचाई तक तापमान क्या रहता है, समान रहता है। इसी कारण इसका नाम समताप मंडल दे दिया गया है। लेकिन उसके बाद ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, तापमान जानने पर तापमान बढ़ता है। और इसका कारण क्या है, ओजोन परत की उपस्थिति, ओजोन परत की उपस्थिति के कारण तापमान बढ़ता है। कुछ ऊंचाई तक तापमान समान रहता है, जिस कारण इसे समताप मंडल कहा जाता है। लेकिन पूरे समताप मंडल में इसकी तापमान समान नहीं रहता है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है प्राकृतिक रूप से, जिसका कारण है ओजोन परत की उपस्थिति। क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली यूवी किरणों का अवशोषण करती है, यूवी किरणों का अवशोषण करती है, जिस कारण ओजोन परत के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, जिस कारण यहां पर तापमान बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर समताप मंडल का मौसम क्या रहता है, साफ रहता है, मौसम साफ। यहां पर बादलों का अभाव पाया जाता है, बादलों का अभाव पाया जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में यहां पर सीरस क्लाउड जिसे पक्षाभ मेघ भी कहते हैं, पक्षाभ मेघ भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं कुछ ऊंचाई पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लगभग क्या रहता है, मौसम साफ रहता है, बादलों का अभाव पाया जाता है। लेकिन कुछ ऊंचाई पर सीरस क्लाउड पाए जाते हैं, और मौसम साफ रहने के कारण यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, इसका कारण क्या है, मौसम साफ रहता है। आगे बात करते हैं, यहां पर एक बादल है, उसका नाम है नेक्रोस क्लाउड। नेक्रोस क्लाउड जिसे मदर ऑफ पीरल कहा जाता है, आप इसे इंग्लिश में याद रखना। वैसे है नेक्रोस क्लाउड जिसे क्या कहा जाता है, मदर ऑफ पीरल। इसे आप इंग्लिश में याद रखना। कुछ वर्ड है जिन्हें आपको इंग्लिश में याद रखना होगा, उसकी हिंदी सही नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखना, नेक्रोस क्लाउड पाए जाते हैं समताप मंडल में, जिसे मदर ऑफ पीरल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं समताप मंडल में, अब बात करते हैं समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत के बारे में। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत, इसकी सामान्यतः ऊंचाई, इसकी ओजोन परत की सामान्यतः ऊंचाई कितनी रहती है,
20 से 25 किलोमीटर। याद रखना 20 से 25 किलोमीटर सामान्य ऊंचाई रहती है किसकी? ओजोन परत की। लेकिन इसका भूमध्य रेखा पर इसका संघनन कहां से कहां तक होता है? 26 से 28 किलोमीटर। और ध्रुवों पर रहता है ये 12 से 20 किलोमीटर के बीच। याद रखना ध्रुवों पर रहता है 12 से 20 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 26 से 28 किलोमीटर के बीच में इसका संघनन ज्यादा रहता है। सामान्यतः यह 20 से 25 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसे याद रखना। ओजोन परत की स्थिति कहां से कहां तक है? ओजोन परत ऑक्सीजन के टूटने से बनती है, जो कि यूवी किरणों की उपस्थिति में ओजोन परत किससे बनती है? ऑक्सीजन के टूटने से बनती है। यानी ओजोन का क्या रहता है? O3 है इसका नाम, ठीक है। O3 है जो कि ऑक्सीजन के टूटने से बनता है और यूवी किरणों से की उपस्थिति में बनता है। ओजोन परत यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। जो सूर्य से आती है, जो सूर्य से आने वाली है यूवी किरणों, उनका अवशोषण करती है। इस कारण धरातल तक ये यूवी किरणें नहीं पहुंच पाती है। यूवी किरणों से यूवी यानी पराबैंगनी किरणें, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक किरणें होती है। इससे त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, जैसे कैंसर। त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं जैसे कि कैंसर। इसके कारण ओजोन परत बहुत ही हमारे लिए लाभदायक गैस है। लेकिन ओजोन परत सिर्फ समताप मंडल में लाभदायक है। ओजोन गैस सिर्फ समताप मंडल में लाभदायक है। इसके अलावा ओजोन क्षोभ मंडल में भी मिलती है। ओजोन ऐसा नहीं सिर्फ समताप मंडल में मिलती है, ओजोन क्षोभ मंडल में भी मिलती है। ठीक है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक गैस है। ओजोन याद रखना, ओजोन सिर्फ जिसे सरफेस ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरफेस ओजोन कहा जाता है। यानी समताप मंडल में ओजोन पाई जाने वाली लाभदायक है और क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली जो कि सरफेस ओजोन है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसके अलावा ओजोन का क्षरण हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन यानी ओजोन का क्षरण हो रहा है। ओजोन का क्षरण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? CFCS गैस के कारण। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन का क्षरण हो रहा है, जो कि वसंत ऋतु में, याद रखना, वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। वसंत ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। कहां पर है? अंटार्कटिका पर। ठीक है, अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र के रूप में सामने आया है। वसंत ऋतु में ज्यादा होता है और कहां पर है? अंटार्कटिका में होता है। अब हम बात करते हैं मध्य मंडल की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, जो कि है 50 से 80 किलोमीटर के बीच। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच मध्य मंडल पाया जाता है। समताप मंडल कहां तक था? 50 किलोमीटर तक था। ठीक है, और याद रखना कि यहां पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है और इसका कारण क्या है? वायु की विरलता के कारण। क्योंकि जब वायु नहीं होगी तो गर्म क्या होगा? इस कारण मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम पाया जाता है।
वैसे तापमान तो होता है, लेकिन हमें तापमान का आभास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है वायु की विरलता। और यहां पर मध्यमंडल में रात में चमकने वाले बादल दिखाई देते हैं ध्रुवों पर, जो कि ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। रात में चमकने वाले बादल ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। ठीक है। और यहां पर एक बात और याद रखना, मध्यमंडल में उल्कापिंड जलना स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। उल्कापिंड जलना शुरू, मध्यमंडल में उल्कापिंड जलना शुरू हो जाते हैं। अभी बताया था कहां से कहां तक है, यह है 50 से 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। याद रखना, मध्य सीमा है, जो कि मध्य सीमा है, वहां पर तापमान कितना पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। मध्यमंडल के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ एक तो हाइट याद रखनी है। 50 से 80 किलोमीटर के बीच तापमान कहां तक आ जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। यहाँ पर उल्कापिंड जलना शुरू हो जाते हैं और रात में चमकने वाले बादल ध्रुवों पर दिखाई देते हैं। और एक बात ये याद रखना, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, क्योंकि वायु की विरलता के कारण तापमान का आभास नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं आयन मंडल की। आगे कौन सा मंडल है, आयन मंडल की। उससे बात करते हैं आयन मंडल, जिसे तापमंडल भी कहते हैं, तापमंडल भी कहा जाता है। ठीक है। और इसकी सबसे पहले बात करते हैं, ऊंचाई क्या है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। यहां पर बहुत ही अधिक मात्रा में जल्दी तापमान बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, याद रखना, तापमान में बढ़ोतरी होती है। 80 से 400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है और तापमान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन याद रखना, अगर जैसे हम मान लीजिए हम आयन मंडल में है, अगर हम वहां पर ऐसे बाहर मतलब अपना हाथ निकालेंगे या फिर बाहर खड़े हो जाएंगे, तो हमें इतना तापमान होने के बावजूद, हमें 80 यहाँ पर तापमान इतना अधिक होने के बावजूद हमें तापमान का आभास नहीं होगा। क्यों? उसका कारण क्योंकि वहां पर वायु बहुत ही विरल मात्रा में है, और जब वायु ही नहीं होगी तो गर्म क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हमें गर्माहट वायु के गर्म होने के कारण ही महसूस होती है, तो वायु की कमी पाई जाती है, जिस कारण आयन मंडल में हमें तापमान का आभास नहीं होता है। ठीक है। और अब बात करते हैं यहां पर गैसों का आयनन होता है, गैसों का आयनन। जिस कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है। याद रखना, गैसों के आयनन के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा आयन मंडल रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है। रेडियो ट्रांसमिशन में यानी यहां से रेडियो एक्टिव तरंगें पाई जाती है, और जो धरातल से रेडियो एक्टिव तरंगें जाती है वो आयन मंडल से टकराकर वापस आती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्थित है। यहां पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, कहां पर है, आयन मंडल में है। और जितने भी सैटेलाइट भेजते हैं, जितने भी हम धरातल से सैटेलाइट भेजते हैं, वो कहां पर स्थापित होते हैं, उनका ऑर्बिट कहां है, आयन मंडल में, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के पास। ठीक है, आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट है उनका ऑर्बिट भी है। अब आगे बात करते हैं आयन मंडल के बारे में, थोड़ी सी और बात करते हैं। आयन मंडल को कुछ लेयरों में बांटा गया है, आयन मंडल को कुछ लेयर्स में बांटा गया है। ठीक है, जिनका नाम है डी लेयर, ई लेयर,
एफ लेयर और जी लेयर, ठीक है। डी लेयर, एफ लेयर, ई लेयर और जी लेयर। जैसे बात करते हैं पहले डी लेयर के बारे में। डी लेयर लघु रेडियो तरंग। डी लेयर से लघु रेडियो तरंग जो कि यानी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है, वो वापिस आती है यहां से, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्ट होती है कहां से? डी लेयर से, याद रखना, लघु रेडियो तरंग, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ई लेयर की। तो यहां से मध्यम और उच्च। डी लेयर से तो लघु रेडियो तरंग वापस आती है, और ई लेयर से कौन सी? मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव है, ठीक है, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी की वो सारी तरंगे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। डी लेयर से याद रखना लो फ्रीक्वेंसी, और ई से मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एफ के बारे में बात करते हैं। एफ से भी मीडियम, एफ से भी मीडियम और हाई, ठीक है। एफ से भी मीडियम और हाई दोनों फ्रीक्वेंसी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो वापिस आती है, ठीक है, वापिस धरातल पर आती है। कौन सी? जैसे ई से आती है मध्यम और उच्च, और उसी तरह से एफ से आती है मीडियम और हाई, ठीक है, ठीक है। डी ई एफ जी के बारे में अब थोड़ा सा एक और चीज याद रखना, इनमें से कौन सी लेयर दिन में दिखाई देती है, कौन सी रात को? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि कौन सी लेयर दिन में दिखाई देती है और कौन सी लेयर रात को दिखाई देती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं इसके साफ करके, ठीक है। याद रखना, आप यहां पर लिख लीजिए रात, यहां पर लिख लीजिए दिन, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। रात को कौन सी तरंग दिखाई देती है, कौन सी लेयर? तो रात को दिखाई देती है ई और एफ, रात को दिखाई देती है ई और एफ, दिन को डी ई, लेकिन डी और ई एफ का दो पार्ट है, ठीक है, एफ का दो पार्ट है, और F1 F2, ठीक है, समझ आ गया। रात को ई और एफ, दिन को डी ई एफ, यानी एफ का दो पार्ट दिखाई देता है, एफ लेयर और F1 और F2, ठीक है। याद रखना रात को सिर्फ ई और एफ, और दिन को डी ई एफ, एफ का आगे दो पार्ट हो जाता है, एफ लेयर और F2 लेयर, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद रखना कि रात को एफ के दो पार्ट दिखाई देते हैं, F1 और F2, ठीक है। इसके अलावा आयन मंडल की एक खास बात, एक और खास बात है, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर एक रोशनी दिखाई देती है आयन मंडल में, ठीक है। आयन मंडल में एक रोशनी दिखाई देती है जिसे हम ऑरोरा बोरियोलिस क्या बोलते हैं? ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को, दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ऑस्ट्रेलियस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियस। याद रखना उत्तरी ध्रुव प्रकाश को ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है उत्तरी ध्रुव में किस नाम से और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश को किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रखना। यहां पर एक नोट डालकर एक लाइन और लिखना, एक होती है कर्मन लाइन, कर्मन लाइन, ठीक है। कर्मन लाइन होती है जो कि धरातल से 100 किलोमीटर पर पाई जाती है, धरातल से 100 किलोमीटर तक। बस इसके बारे में ज्यादा मत याद रखना, ये याद रखना कर्मन लाइन धरातल से 100 किलोमीटर के बीच पर पाई जाती है। कहां से? क्या नाम है उसका? कर्मन लाइन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहिर्मंडल के बारे में। हम आगे बात करते हैं बहिर्मंडल के बारे में।
बात करते हैं बहिर्मंडल के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद 400 किलोमीटर के बाद, ठीक है, जितना भी आगे वायुमंडल है लगभग 1000 किलोमीटर या उससे भी आगे का बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ पर वायु बहुत ज्यादा विरल हो जाती है और यहाँ पर कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, ठीक है, याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। 400 किलोमीटर के बाद जो भी वायुमंडल बच गया उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बस इतना याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत कम मात्रा में मिलती है और इसकी ऊंचाई यानी 400 किलोमीटर के बाहर जो भी है उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ी सी बात करते हैं वायुमंडल का महत्व क्या है, यानी हम क्यों पढ़ रहे हैं इतनी देर से, मतलब इसका महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, ठीक है। वायुमंडल का महत्व, यहां से भी क्वेश्चन आता है, वायुमंडल का महत्व क्या है, ठीक है। आखिर इतना जरूरी क्यों है वायुमंडल, आखिर इतना जरूरी वायुमंडल क्यों है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूवी किरणों से सुरक्षा। मैंने आपको बताया था ओजोन परत यूवी किरणों से सुरक्षा करता है, जो कहां पाई जाती है, वायुमंडल में, यूवी किरणों से सुरक्षा। उसके बाद तापमान का संतुलन, वायुमंडल के कारण ही तापमान का संतुलन बना रहता है। अगर वायुमंडल न हो तो सूर्य से आने वाली सभी किरणें धरातल पर आ जाएगी, जिससे धरातल का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस कारण जीवन की संभावना नहीं रहेगी। तो यहाँ पर तापमान का संतुलन होता है, किसके कारण, वायुमंडल के कारण, ठीक है। और इसके अलावा सूर्य किरणों, जो सूरज से किरणें आती हैं उन्हें सूर्य किरणें कहा जाता है। सूर्य किरणों का नियंत्रण, यानी वायुमंडल के कारण ही धरातल पर एक औसत मात्रा में नियंत्रित रूप से सूर्य किरणें आती है। सूर्य से निकलने वाली सभी किरणें धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, किसके कारण, वायुमंडल के कारण, ठीक है। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाले ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु, आने वाली वस्तुओं से सुरक्षा, जैसे कि उल्कापिंड, ठीक है, याद रखना, अंतरिक्ष से आने वाली वस्तुओं से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे उल्कापिंड आ रहा है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो उल्कापिंड हमारे धरातल पर, हमारी पृथ्वी को अब तक तहस नहस कर चुके होते, लेकिन जब उल्कापिंड धरातल पर आते हैं तो उससे पहले उसे वायुमंडल के घर्षण से गुजरना पड़ता है, जिस कारण उसकी स्पीड से कम हो जाती है और हमारे धरातल को, हमारी पृथ्वी को नुकसान कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक बात याद रखना, इसके अलावा एक बार वायुमंडल, अगर आपको पता होगा, वायुमंडलीय दबाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण ही कोई भी अवस्था द्रव में बदलती है। वायुमंडलीय दाब के कारण कोई भी अवस्था द्रव में बदलती है। अगर वायुमंडलीय दाब या वायुमंडल नहीं होता तो द्रव अवस्था भी नहीं पाई जाती, ठीक है, यानी द्रव अवस्था भी नहीं मिलती, यानी यहां पर पानी की उपस्थिति मुश्किल होती, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। यानी वायुमंडलीय दाब के कारण ही पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, नहीं तो अगर वायुमंडलीय दाब नहीं होता तो वाष्प ही रहता। समझ आ गई बात कि वायुमंडलीय दाब के कारण द्रव अवस्था पाई जाती है, जिस कारण पानी होती है। इसके अलावा यहाँ पर वायुमंडल के कारण ही ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारी जीवनदायी गैस है। और इसके अलावा वायुमंडल के कारण ही दिन रात का तापांतर अधिक नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, जैसे दिन का तापमान है
और अगर वायुमंडल नहीं होता तो रात का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता। लेकिन वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस काम करती है, ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 है, उसके कारण, उसके ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण पृथ्वी से जाने वाली पार्थिव किरणें वायुमंडल में रह जाती है, कुछ किरणें, जिससे रात का तापमान इतना ज्यादा नहीं गिर पाता है, जिस कारण दिन और रात का तापांतर अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया। ये था वायुमंडल की संगठन हमने कल करवा दिया था और आज हमने संरचना करवा दी थी। इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे द्वारा करवाए गए टॉपिक कर लेते हो तो आपको उम्मीद है कि जितने भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वहां पर सिंपल क्वेश्चन आते हो या फिर डीपली आते हो, सभी क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, इसके लिए जरूरी है जो भी मैं बोलती हूँ या फिर मैं आपको नोट डाउन करवाती हूँ वो अच्छे से लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और उनका रिविजन करते रहिए। अगर आपको हमारे द्वारा करवाई गई क्लासेस अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आने वाली वीडियो में आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। इसके अलावा हमारा अगला प्लान है कि हम आपको जो कि ज्योग्राफी की एक बुक आती है घटना चक्र, आपने सुनी होगी, एक ज्योग्राफी के वैसे सभी सब्जेक्ट की आती है, लेकिन हम आपको यहाँ पर जल्दी ही शुरू कराएंगे ज्योग्राफी की घटना चक्र, भूगोल का घटना चक्र। उसमें हम आपको, क्योंकि घटना चक्र जो बुक है उसमें शॉर्ट में सभी टॉपिक होते हैं, हम आपको वो अच्छे से करवाएंगे। इसके अलावा हम आपको NCERT बुक्स भी करवाएंगे। आने वाले टाइम में हम आपको NCERT बुक्स, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक नहीं करवाएंगे, हमारे पास शॉर्ट में नोट्स है, अब हम आपको NCERT की बुक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से करवाएंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।